नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। विशेषकर मैं सुजीत सिंह आपको जीके जीएस स्पेशल पोर्शन कवर कर रहा हूं। ठीक है, आपका मैं पूरा जीके जीएस पोर्शन में पढ़ा के तो नहीं कवर कर रहा हूं, लेकिन हाँ, एक स्पेशल मेथड यानी प्रैक्टिस के मेथड से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के मद्देनजर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, और उस क्वेश्चन को तैयार तो करिए, साथ ही साथ उसके एनालिसिस को आप एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो सेशन है वो फेसबुक स्पेशल सीरीज का सेशन पांचवा ये सेट है, पांचवा वीडियो है। हम हर हफ्ते ये वीडियो लेके आते हैं फेसबुक सीरीज वाली, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 26 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का जो क्वेश्चन हमने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, वो क्वेश्चन के एनालिसिस हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस बीच अगर मैं बता दूं कि अगर आप हमारे जीत क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो अभी आप यूट्यूब पे हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, लाइक करें वीडियो, फिर आगे फॉरवर्ड करें। क्लियर। फेसबुक पे अगर हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो हिंदी में टाइप करें जीत डैश क्लासेस, और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इन सब का लिंक जो है हमने आपको वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से हमें एक एक करके फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो आज का शुरुआत करते हैं फेसबुक सीरीज का वीडियो नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जामिनेशन में, प्लस आरओ में, या जो भी आपके फंडामेंटल क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कंप्यूटर से तो एक दो क्वेश्चन बहुत फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ क्या है फुल फॉर्म बताइएगा, ध्यान रखिए कि पेन ड्राइव फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। क्लियर। तो पीडीएफ का जो बहुत ध्यान रखिएगा, किसी तरह का फाइल ये इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, इसमें जो यूज होता है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है ना, ये होता है आपका पीडीएफ का फुल फॉर्म, यानी आपका हो जाएगा आंसर सी, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन पीडीएफ का। ठीक है, और अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि पीडीएफ फाइल बोल के वो लास्ट में फाइल ही क्लिक कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका फुल फॉर्म। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न करंट अफेयर से कि नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में अव्वल राज्य कौन सा है, यानी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो नीति आयोग जारी करता है उसमें इस बार प्रथम रैंक पर कौन आया, यानी फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य था। तो इस बार का फर्स्ट रैंक पर राज्य जो था वो है कर्नाटका। ठीक है, ये पिछली बार भी फर्स्ट रैंक पर थे। तो कर्नाटका इनोवेशन इंडेक्स में, ध्यान रखिएगा ये पूरे विश्व का इनोवेशन इंडेक्स नहीं है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के 2020 का जो नीति आयोग जारी करता है। क्लियर। तो उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है, और महाराष्ट्र ने सेकंड रैंक पर, तमिलनाडु थर्ड रैंक पर, और उत्तर प्रदेश अपना 9th रैंक पर है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा 42.5 के स्कोर के साथ कर्नाटका फर्स्ट रैंक पर है, 38.03 के साथ महाराष्ट्र सेकंड रैंक पर है, तमिलनाडु 37.91 के साथ तमिलनाडु थर्ड रैंक पर है, और उत्तर प्रदेश 22.85 के साथ 9th रैंक पर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। You may follow on YouTube, Facebook and WhatsApp. Links are provided in description box. तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राउरकेला इस्पात हो गया, इस्पात दैट इज स्टील, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित किया गया था। देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट इस्पात संयंत्र है, यानी राउरकेला है, ठीक है, दुर्गापुर है और बोकारो है। ये बहुत पूछा जाता है कि किस देश की मदद से इसको इंस्टॉल किया गया था, इसको लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राउरकेला, ठीक है, राउरकेला किसके यूज से हुआ है, तो जर्मनी के देश, जर्मनी ने इसको मदद किया इसको स्थापना में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो ये जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। अब
आसान है, इसको ट्रिक से अगर याद करें तो देखिए, राउरकेला, केला है यानी बनाना है आपको। केला, केला आप कैसे खरीदेंगे? जब आपके पास मनी होगा, जर्मनी, ठीक है, मनी होगा तब तो आप केला खरीद पाओगे। तो दैट इज राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके मदद से किया गया है? तो जर्मनी की मदद से किया गया है, ठीक है। राउरकेला इस्पात 1955-56 में ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये लगाया गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री को फोकस किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये राउरकेला कहां पर है? राउरकेला उड़ीसा में है। उड़ीसा से याद रखिए, इस समय दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य में हॉकी, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, और उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है भुवनेश्वर में। क्लियर? ये दो क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन आपके उड़ीसा राज्य से हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान है। चलिए, अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने कौन से स्टील प्लांट लगाने में मदद किया था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाने में ब्रिटेन ने मदद किया था। जर्मनी ने राउरकेला, ब्रिटेन ने दुर्गापुर जो बंगाल में है, और रूस ने किसकी मदद की थी कौन से स्टील प्लांट को लगाने में? तो बोकारो स्टील प्लांट को लगाने में रसिया ने मदद किया था। उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज जर्मनी, और ब्रिटेन के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट हो जाएगा, जर्मनी राउरकेला स्टील प्लांट, और बोकारो स्टील प्लांट की मदद रूस ने किया था इसको स्थापना करने में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के प्रमुख घास के मैदान, वहां के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा वेल्ड, ठीक है। यानी वेल्ड आपका कभी भी नाम आए तो वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के सबसे नीचे वेल्ड है, यहाँ पे वेल्ड, यहाँ के जो जितने ग्रासलैंड है उस काइंड को हम वेल्ड ग्रासलैंड टाइप कहते हैं, ठीक है। जबकि लानोस जो है ये वेनेजुएला यानी आपके साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को, साउथ अमेरिका के जो ऊपरी ग्रासलैंड यानी टॉप मोस्ट, वेनेजुएला ऊपर है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो लानोस वहां का हो जाएगा ग्रासलैंड। पंपास अर्जेंटीना, ठीक है, पंपास आपका नीचे साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, ये पंपास हो जाएगा ग्रासलैंड। डाउन्स अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लानोस वेनेजुएला, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और वेल्ड साउथ अफ्रीका। क्लियर? हमेशा भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा मैचिंग के लिए क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में अक्सर दे दिया जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी नेशनल पार्क पूछ रहा है सबसे बड़ा। देखिए, इसको जब मैंने अपडेट किया था फेसबुक पे तो बहुत सारे क्वेश्चन जिम कॉर्बेट के लिए आ रहे थे। देखिए, जिम कॉर्बेट जो है वो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से था, वो भारत का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो हेली नेशनल पार्क से 1936 में स्टेब्लिश किया गया, वो हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्लियर? जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा हेमिस, ठीक है। हेमिस कहाँ है? तो लद्दाख में है, ये है आपका हेमिस, ठीक है। यहाँ पे है भारत के हेमिस, ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड पे सबसे ऊंची जगह पे है ये, ठीक है। और जिम कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है, ये हमारा सबसे पुराना है। साउथ बटन जो है, ये साउथ बटन यहाँ पे है, ठीक है, यानी अंडमान निकोबार पे, ये आपका वहां का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क साउथ बटन, जो हमारे सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। जबकि केबुल लामजाओ की अगर बात करें तो केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके मणिपुर में स्थित है। क्लियर है ना? जिम कॉर्बेट सबसे पुराना, हेमिस सबसे बड़ा, साउथ बटन सबसे छोटा, और केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील पर है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Jeet classes complete 600 plus subscriber on YouTube. Thank you. Keep supporting us. Jeet चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए कानपुर का पूछे तो कानपुर में आपका केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में। क्लियर है? जबकि देहरादून में अगर बात करें तो देहरादून में क्या है, फॉरेस्ट से दो चीजें हैं। ठीक है, देखिए एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी वन अनुसंधान संस्थान है, वो देहरादून में है, और भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये भी देहरादून में है। तो जब भी फॉरेस्ट से रिलेटेड करके आए तो आप देहरादून फटाक से क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर? कानपुर में दलहन, नागपुर में पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक, और नई दिल्ली में आपके बहुत सारे हैं जैसे जल प्रबंधन संस्थान है, केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान है, केंद्रीय प्रदूषण निवारण संस्थान है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय प्रदूषण निवारण संस्थान कहां पे है? नई दिल्ली में। क्लियर? तो याद रखिएगा इससे कि अगर पूछ दे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां पे है तो नई दिल्ली में, वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में है। वहीं भारतीय वन संरक्षण कहां है? तो ये भी देहरादून में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है और नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रख ले तो बेहतर होगा, एक साथ 4 क्वेश्चन तो कवर हो ही रहे हैं आपके, है ना? तो इससे बेहतर और कहीं प्रिपरेशन नहीं होगा। ठीक है ना, कि आप एक साथ क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके साथ एनालिसिस भी सुने और उसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 1 फरवरी 2021 का मेरा क्वेश्चन था फेसबुक का कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? ठीक है, यानी आपके जजेस की रिटायरमेंट एज पूछ रहा है, किसके? हाई कोर्ट के जजेस की। तो हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा, ये जब मैंने क्वेश्चन अपडेट किया था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं भैया। अगर हाई कोर्ट पूछे तो उसका हो जाएगा 62 ईयर, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज पूछे तो वो हो जाएगा आपका 65 ईयर। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज 62 साल। ठीक है, 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट के जज रिटायरमेंट होते हैं, जबकि 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट होती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी पॉलिटी सेक्शन से और हाई कोर्ट से ही उच्च न्यायालय से कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, या ऐसा है कि एक क्या है, ऐसा हो सकता है कि एक आपका उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों को सर्व करता हो, जैसे गुवाहाटी आपका देख लीजिए। ठीक है, असम गुवाहाटी में है आपका, वहां पे क्या है कि वो ईस्टर्न पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्टर को कवर करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 231 कहता है कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है या हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 231 के तहत है। अब आर्टिकल 215 की बात कह रहा है, तो 215 में देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल 215 ये हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है। क्लियर? चलिए 214 हाई कोर्ट की स्थापना होगी। आर्टिकल 231 कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 स्टेट के लिए। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, ये किसके तहत? अंडर आर्टिकल 226। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएगा आर्टिकल 241। क्लियर है ना? 231 कॉमन हाई कोर्ट है, तो आर्टिकल 241 यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कहा गया है। ठीक है, ठीक, कि आप यूनियन टेरिटरी में अगर हाई कोर्ट हो, अभी तो ये राज्यों की बात की गई थी ना, यूनियन टेरिटरी की तो बात की नहीं गई थी। राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा अंडर आर्टिकल 214। ठीक है, 2 राज्य मतलब एक हाई कोर्ट 2 राज्यों को सर्व कर सकता है अंडर आर्टिकल 231, और यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट की स्थापना अंडर आर्टिकल 241। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिजिक्स से क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अचानक गिरना, ठीक है, अचानक लो डाउन हो जाना, इस बैरोमीटर में इसका प्रेशर अचानक से लूज हो जाना क्या कहलाता है, क्या इंगित करता है?
तो जब इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट ये प्रेशर डाउन होने लगे, बहुत तेजी से डाउन होने लगे, तो वो संकेत होता है तूफान आने का, ठीक है। यानी तूफान जब आने का संकेत होने वाला होता है, इंगित करता है कि तूफान आने वाला है, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बहुत रैपिडली फॉल डाउन होने लगता है। क्लियर। और जब धीरे धीरे फॉल डाउन हो तो ये आपका वर्षा के लिए जाना जाता है, ठीक है, वर्षा के लिए जाना जाता है कि जब उसका प्रेशर धीरे धीरे फॉल डाउन हो तो। और स्वच्छ मौसम कब होगा, जब इसका प्रेशर धीरे धीरे राइज अप करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो वो स्वच्छ मौसम के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है। तो इससे आप याद रखिएगा कि अगर उसका जो पारा होता है उसको अगर फॉल रैपिडली करता है, यानी रैपिडली नीचे गिरने लगे, तो वो तूफान आने के संकेत देते हैं। अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है तो उसमें वर्षा आने के संकेत होते हैं। और अगर पारा जो है बैरोमीटर का वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है या धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो वो स्वच्छ मौसम की बात कर रहा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका सेल में केंद्रक का पता लगाने वाले थे, यानी सेल में न्यूक्लियस का पता लगाने वाले कौन थे। देखिए, सेल की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी सेल को पता लगाने वाले कौन थे, आपका रॉबर्ट हुक थे। जबकि सेल में न्यूक्लियस का पता लगाने वाले कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बता दिया, इन्होंने सेल की खोज की थी कि सेल ये होता है, ठीक है, इन्होंने सेल पहली बार देखा था। लिवेनहॉक ने आपको क्या देखा था, लिवेनहॉक ने बहुत स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया प्रोटोजुआ को इन्होंने देखा था, ठीक है, लिवेनहॉक ने। तो फिर उन्होंने नामकरण दिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक। इसके बाद पुरकिंजे जो थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को देखा था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर के सारे लिविंग प्लस न्यूक्लियस प्लस जो भी यहाँ लिक्विड पार्ट होते हैं, सबको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहां से लेके यहां तक, यानी न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के भीतर ये जो लिक्विड मटेरियल है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा सब इंक्लूड कर लें, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और ये सारे लिक्विड पार्ट प्लस लिविंग सेल्स जितने भी हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसने देखा था, तो पुरकिंजे साहब ने। सेल किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने। लिवेनहॉक ने क्या देखा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, तो न्यूक्लियस को देखा। क्लियर। तो इससे आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आप 4-5 क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन से तैयार हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1857 की क्रांति, 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन जब हुआ, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था भारत का, ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा कि नमक सत्याग्रह यानी 1930 के समय में कौन था, 1930 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड इरविन। आप इस समय यहां ध्यान रखिए, 1930 के समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, नमक सत्याग्रह, लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931 इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। उस समय लॉर्ड वायसराय, हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। क्लियर। अब अगर बात करें लॉर्ड डफरिन कब थे, तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि डफर थे, हम एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि हम अपनी आवाज उठा सके, वो लोग डफर थे कि उन्होंने एक जानबूझ के प्लेटफॉर्म दे दिया। एओ ह्यूम साहब ने बिल्डअप किया क्या, 1885 में कांग्रेस का, ठीक, कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। कर्जन कब थे, 1905 के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। लॉर्ड कैनिंग कब थे, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका ट्रिक कि 1857 में उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक हमारे जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसको कुचल दिया, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो बड़े कुशल ढंग से, यानी बहुत चालाकी से, यानी लॉर्ड कैनिंग, कनिंग होता है ना, कनिंगनेस यानी चालाकी, और वो धूर्तपना, ठीक है, तो वही चीज है। तो लॉर्ड कैनिंग उससे याद रखिएगा 1857 में, और लॉर्ड डफरिन 1885 में, लॉर्ड कर्जन आपके 1905 में, और लॉर्ड इरविन 1930 के समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय या नमक सत्याग्रह के समय। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते रहिए आप जीत क्लासेज विद सुजीत सिन्हा, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं।
तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की। देखिए, जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात आई थी तो 1956 में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बलवंत राय समिति मेहता समिति की बात समझिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ तो ये 1956 में गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1956 में। 1957 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और यह भारत में लागू हुआ 1958 में। अब ये कितने स्तरीय की बात की थी? तो इन्होंने तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात की थी। ठीक है, देखिए बलवंत राय मेहता ने तीन स्तरीय, नाम कितने हैं? बलवंत राय मेहता, तो ये तीन जब वर्ड इनके नाम में है तो इन्होंने तीन स्तरीय किया। अशोक मेहता दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात इन्होंने किया था अशोक मेहता ने। और चार स्तरीय किन्होंने किया था? GV.K. राव। ठीक है, यानी सबके नाम में छिपा हुआ है कि कितने स्तरीय उन्होंने पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात की थी। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता दो शब्द हैं तो इन्होंने दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात की थी। ट्रिक से है, याद रख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता हैं तो ये तीन के नाम में तीन शब्द हैं और इन्होंने तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात की थी। जबकि GV.K. राव, इनके में चार शब्द हैं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चार स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की बात की थी। ठीक है ना, तो इससे याद रखिएगा। आई होप सो कि बेहतर ट्रिक है और इससे बेहतर ट्रिक और नहीं मिलेगा। ठीक है, याद करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसको मिला? देखिए, दो नोबेल पुरस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक साहित्य का और एक उसका शांति का। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर में किसको मिला इस बार? तो इस बार मिला इनको, ये कौन है? तो ये है लुईस ग्लिक। ठीक है, ये USA की क्या है? पोएट है। ठीक है, तो इनको काव्यात्मक शैली के लिए, इनकी काव्यात्मक आवाज के लिए USA की हैं ये, इनको इस बार का नोबेल प्राइज 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो लुईस ग्लिक से याद रखिएगा। पेनरोज, देखिए इस बार ये इन चारों को मिला, जबकि पेनरोज जो है ये रोज फिजिक्स। ठीक है, यानी पेनरोज को फिजिक्स में मिला है, लुईस ग्लिक को साहित्य में मिला है, हार्वे ऑल्टर इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, रॉबर्ट विल्सन इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आप देखें तो ये हैं आपके स्क्रीन पर, अगर आप देखें तो ऑल्टर साहब को मेडिसिन और हॉफ्टन, ये दोनों लोगों को, और राइस को, ये तीन लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। M. गेज और पेनरोज ये और गेजल, इन्होंने ये तीन लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। केमिस्ट्री में डॉर्डना और चारपेंटियर ये हैं आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लिक को मिला है ये अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, पीस प्राइज इस बार किसको मिला है? शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, तो ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का शांति का नोबेल प्राइज मिला है, और लिटरेचर का लुईस ग्लिक को। ये ही दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, मिलग्राम और विल्सन को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो लुईस ग्लिक को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो लोकसभा में दूसरा सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा, यानी जो रिप्रेजेंट करता है अपना स्टेट लोकसभा में, तो उसमें फर्स्ट पे तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों के साथ सबसे टॉप पर है। लेकिन सेकंड रैंक पूछ रहा है, तो सेकंड में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि पश्चिम बंगाल किया जाए या महाराष्ट्र किया जाए, या क्या है आपका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या बिहार, कौन किया जाए। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सेकंड रैंक पर जो है वो आपका महाराष्ट्र है। कितने से? 48 सीटों के साथ। ठीक है, 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा में सेकंड रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है जो हाईएस्ट सीट के साथ रिप्रेजेंट करता है, जबकि पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार कितने सीट है? 40 सीट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? 80 सीट लोकसभा के और 31 सीट राज्यसभा के। बिहार में हो गए आपके 40 सीट लोकसभा के, 16 सीट राज्यसभा के। महाराष्ट्र में हो गए 48 सीट, 48 सीट ऑफ लोकसभा एंड 19 सीट ऑफ राज्यसभा। पश्चिम बंगाल में हो गए 42 सीट ऑफ लोकसभा एंड 16 सीट ऑफ
राज्यसभा। क्लियर? तो पहले पे है आपका लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव में उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्रम से, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 था। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये अभी तक नहीं दिया गया था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा। क्लियर है? तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा का अधिकार कब मिला? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। क्लियर है? अब 101, 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। अभी तो ये एकदम रैपिड क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। ठीक है, तो 101 याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। 102 किससे रिलेटेड है? ओबीसी आयोग से रिलेटेड है। 103 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका, ये जो अभी रिजर्वेशन की बात की गई थी जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले रिजर्वेशन से रिलेटेड है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आपके किससे रिलेटेड है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंग्लो इंडियन के जो 2 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता था लोकसभा में, अब वो नॉमिनेशन नहीं होंगे, अब वो अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, वो कैंसिल आउट कर दिया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो जीएसटी से रिलेटेड है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओबीसी आयोग से 102, ईडब्ल्यूएस कोटा से 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंग्लो इंडियन से। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की जो मकर रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? देखिए 3 नदी है, 3 रेखाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो तीनों को काटने वाली एक एक नदी है। कौन कौन सी नदी है? तो आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, माही नदी जो है भारत का, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट आउट करती है 2 बार। 2 बार ये कट करने का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर ये जैसे मान लीजिए इक्वेटर लाइन है और ये कॉन्गो नदी या जायरे नदी है, ठीक है, अब ये क्या यहां से बहना स्टार्ट करती है, पहली बार क्रॉस करती है इसको। ठीक है, ये पहली बार क्रॉस की यहां पे, और फिर ये टर्न होके फिर ये दूसरी बार यहां क्रॉस करके ये जाके मिल जाती है आपके। ठीक है, तो ये जब मिल जाती है अटलांटिक ओशन में, तो यानी एक बार यहां क्रॉस किया, एक बार यहां क्रॉस किया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 2 बार ये काट रही है नदी। ठीक है ना? तो इस तरह से माही नदी भारत के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है 2 बार। जायरे नदी, ठीक है, ये यानी कॉन्गो नदी, जायरे नदी जो है वो इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को काटती है 2 बार। लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका महाद्वीप के यहां नीचे बोत्सवाना साउथ अफ्रीका वाले रेंज में है, ये 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, दैट इज लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटने वाली लाइन वो नदी है। ठीक है, 2 बार। और नील नदी किसी को नहीं काटती, ये नील नदी सीधा सीधा बहती चली जाती है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अलॉन्ग विथ 6650 किलोमीटर यानी 6650 यानी 6650 किलोमीटर वाली सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। क्लियर? ओके, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी, दैट इज पृथ्वी की मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो। अगर पूछे कि पृथ्वी की कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह हो जाएगी माही नदी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जायरे नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, जबकि नील नदी लॉन्गेस्ट रिवर है। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के, कि निम्न में वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? देखिए, बैक्टीरिया और वायरस से बहुत पेट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसका जो लिस्ट होगा वो आप पढ़ लीजिएगा बुक में, कहीं ना कहीं हम भी प्रोवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है आंसर कि निम्न में वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका पोलियो सी। पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है, पोलियो वायरस नाम ही है उस वायरस का, पोलियो वायरस से ये डिजीज पोलियो होता है। क्लियर? बाकी अगर हम बात करें टाइफाइड का, टाइफाइड जो है, और जीत क्लासेज के पेज पर 1000+ लाइक के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जीत टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। टिटनेस जो है ये भी बैक्टीरिया से। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो सैल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, यानी सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। टिटनेस से जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, उससे टिटनेस होता है। ये क्या है? बैक्टीरिया के नाम है।
पोलियो पोलियो वायरस से होता है, और मलेरिया वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होके ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर? तो ये प्रोटोजोइक बीमारी है मलेरिया, ठीक है, मच्छरों के काटने वाटने से होता है। पोलियो वायरस से होता है, टिटनेस और टाइफाइड, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, ठीक है, और टीबी, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। जबकि वायरस की बात करें तो एड्स, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, रेबीज, ये जो है वो वायरस से होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये भी रहा आज का सेशन। आई होप आप एंजॉय किए होंगे, सारे क्वेश्चन बेहतर से बेहतरीन थे, और वही क्वेश्चन हम लाते हैं आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके किससे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं जो आपको टफ एंड टफेस्ट लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता सर। आप वो क्वेश्चन पढ़े जो आपको बेहतर से बेहतर एनालिसिस कर पाए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और या इंस्टा के माध्यम से जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं उनसे जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए हम फिर अब नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।